तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हे बलवंत मूवी को, जो आपको बेहद पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमारी मुलाकात होती है नन्हे कृष्णा से। सुबह का वक्त है और कृष्णा स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा है। आज स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग है और वो जिद पर अड़ा है कि उसके पापा बलवंत राव उसके साथ स्कूल चले। लेकिन बलवंत राव अपने किसी काम में इतनी बुरी तरह उलझे हैं कि वो बेटे की बातों को अनसुना करके घर से निकल जाते हैं। ये देख कृष्णा का छोटा सा दिल टूट जाता है। वो उदास कदमों से अपनी दादी के पास पहुंचता है और पूछता है, दादी पापा ऐसा भी क्या काम करते हैं कि उनके पास मेरे लिए समय ही नहीं है। दादी उसे बड़े प्यार से समझाती है कि उसके पापा का एक कॉटेज बिजनेस है। वो बताती है कि उनके काम की वजह से ही कई गरीब घरों के चूल्हे जलते हैं और उन्हें दिन भर में कई कस्टमर्स को संभालना पड़ता है। अब एक छोटे बच्चे का दिमाग तो अपने ही घोड़े दौड़ाता है। कृष्णा को लगता है कि कॉटेज बिजनेस का मतलब कोई बहुत बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी होगी। उसी पल वो बच्चा एक बहुत बड़ा सपना देख लेता है कि बड़े होकर अपने पापा की तरह इस बड़ी कंपनी का बॉस बनूंगा। फिर दिन बीतते हैं और कृष्णा पर पापा के बिजनेस को संभालने का जुनून इस कदर हावी हो जाता है कि एक दिन वो सीधे पापा से इनके ऑफिस चलने की जिद कर बैठता है। तब बलवंत राव से डांट कर वापस पढ़ाई पर फोकस करने को कह देते हैं। लेकिन कृष्णा का मन अब किताबों में कहाँ लगने वाला था। कुछ ही दिनों बाद स्कूल की टीचर का फोन सीधा बलवंत राव के पास आता है। टीचर शिकायत करती है कि कृष्णा ने पढ़ाई लिखाई बिल्कुल छोड़ दी है और वो कहता फिरता है कि उसे तो बस अपने पापा का बिजनेस टेक ओवर करना है। ये बात सुनकर बलवंत राव के माथे पर पसीना आ जाता है। वो अंदर ही अंदर ऐसा कुछ छुपा रहे थे जिसकी वजह से वो हरगिज नहीं चाहते थे कि कृष्णा उनके बिजनेस के आसपास भी भटके। फिर बिना देर के वो कृष्णा को घर से दूर हैदराबाद भेज देते हैं ताकि वो केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। अब समय बीतता है और 12 साल पलक झपकते ही बीत जाते हैं। अपनी पढ़ाई पूरी करके कृष्णा वापस अपने शहर लौटता है। घर में कदम रखते ही उसका पहला सवाल यही होता है कि पापा अब मैं पूरी तरह तैयार हूँ आपकी कुर्सी संभालने के लिए। तो बलवंत राव फिर से सन्न रह जाते हैं। वो कृष्णा से कहते हैं कि ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे और हैदराबाद लौटकर कोई इज्जतदार नौकरी ढूंढ ले। तब कृष्णा को लगता है कि शायद पापा को उसकी काबिलियत पर शक है, इसलिए उसे गद्दी संभालने के लिए खुद को साबित करना होगा। यही सोचकर वो अपने जिगरी दोस्त बंका से मिलता है। बंका उसे मित्रा फाउंडेशन नाम के एक एनजीओ के बारे में बताता है जिन्हें अपने स्पॉन्सर के डूबते बिजनेस को बचाने के लिए एक स्मार्ट बिजनेसमैन की तलाश थी जो उन्हें एनालाइज करके कंसल्टेंट दे सके। तब कृष्णा और बंका मित्रा फाउंडेशन के ऑफिस पहुँचते हैं। वहाँ कृष्णा की मुलाकात होती है एनजीओ चलाने वाली एक खूबसूरत लड़की मित्रा से। यहाँ कृष्णा ये देख हैरान रह जाता है कि महज 25 साल की लड़की इतने नेक काम कैसे कर रही है। फिर मित्रा उसे बताते हैं कि समाज सेवा के पीछे उसके दादाजी की प्रेरणा है जो हमेशा लोगों की भलाई करते हैं। यह सुनकर कृष्णा भी इमोशनल हो जाता है। वो कहता है कि जैसे तुम्हारे दादाजी तुम्हारे हीरो हैं, वैसे मेरे पापा मेरे हीरो हैं। मुझे भी उन्हें कुछ साबित करके दिखाना है। फिर कृष्णा ऑफर देता है कि वो फाउंडेशन के लिए बिल्कुल मुफ्त में काम करेगा और उनके लॉस में जा रहे बिजनेस को प्रॉफिट में ला कर देगा। इससे मित्रा खुशी खुशी इस बात के लिए राजी हो जाती है। अब अगले दिन से काम शुरू हो जाता है। मित्रा उसे अपने अलग अलग स्पॉन्सर से मिलवाती है और कृष्णा का दिमाग बिजनेस में बहुत तेज था। वो चुटकियों में प्रॉब्लम समझकर शानदार आइडियाज देता है। फिर यहाँ साथ काम करते करते दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं और कुछ ही दिनों में मित्रा कृष्णा को दिल दे बैठती है। अब सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा था, तभी एक दिन कृष्णा के फोन की घंटी बजती है। दादी फोन पर रोते हुए बताती है कि बलवंत राव की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। तो कृष्णा तुरंत अस्पताल पहुँचता है। डॉक्टर उसे बताता है कि पापा को माइनर हार्ट अटैक आया है। वो बच तो गए हैं लेकिन अब उन्हें पूरा आराम चाहिए होगा। काम का कोई भी स्ट्रेस उनके लिए जानलेवा हो सकता है। तब कृष्णा अपने पिता की इस हालत को देखकर टूट जाता है। वो फैसला करता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए पापा आराम करेंगे और उनका बिजनेस मैं संभाल लूंगा। फिर अगली सुबह कृष्णा फुल फॉर्म में होता है। वो एकदम कड़क सूट बूट पहनकर किसी बड़ी कंपनी के सीईओ की तरह ऑफिस जाने के लिए निकलता है। वो कार में बैठकर बिजनेस मोटिवेशनल वीडियो देख रहा होता है और मन ही मन अपने ग्रैंड एंट्री के सपने बुन रहा होता है। लेकिन उसकी कार एक बहुत ही अजीब और पुरानी सी गली में जाकर रुकती है। कृष्णा को कुछ समझ नहीं आता तो ड्राइवर उसे एक बिल्डिंग के सामने उतारता है। जैसे ही कृष्णा की नजर सामने लगे बोर्ड पर पड़ती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बोर्ड पर लिखा था बलवंत लॉज और दरवाजे पर खड़ी लड़कियां बड़े प्यार से उसका स्वागत कर रही थी। यहाँ पता चलता है कि वो कोई कॉर्पोरेट ऑफिस नहीं बल्कि एक कोठा था। बचपन से कृष्णा जिस कॉटेज बिजनेस को करोड़ों की कंपनी समझ रहा था, वो असल में जिस्म फरोशी का धंधा था। इस सदमे से तो कृष्णा वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। तब लॉज की लड़कियां उसे किसी तरह अंदर ले जाती हैं और कृष्णा को जब होश आता है तो उसका फोन बजता है। ये
मित्रा का कॉल था। मित्रा कहती है कि आज तुमने अपने पापा का बिजनेस संभाला है ना, तो मैं तुम्हारी ये खुशी दुगनी कर देती हूँ। आई लव यू कृष्णा। जो सुनकर तो कृष्णा के होश उड़ जाते हैं। अब एक तरफ प्यार का इजहार और दूसरी तरफ उसकी जिंदगी का सबसे भयानक सच। कृष्णा तो पागल ही हो जाता है। फिर वो सीधा अपने दोस्त बंका के पास पहुँचता है और शराब के नशे में सारी सच्चाई बताता है। तो बंका भी हैरान रह जाता है। वो उसे समझाता है कि उस गंदी गली में अब कभी भी कदम मत रखना, जिस पर कृष्णा गुस्से में फैसला करता है कि वो जल्द से जल्द उस लॉज को बेच देगा और उन पैसों से कोई साफ सुथरा काम करेगा, वरना उसकी इज्जत तो मिट्टी में मिल जाएगी। फिर अगले दिन कृष्णा बंका को लेकर लॉज पहुंचता है। यहाँ युवान नाम का एक कस्टमर खड़ा था जो चंपा नाम की लड़की से शादी की जिद कर रहा था, लेकिन चंपा उसे भगाने में लगी थी। ये देख कृष्णा युवान को धक्के मारकर बाहर निकालता है और लॉज की सभी औरतों को इकट्ठा करके एक बात कहता है कि वो ये जगह बेच रहा है, इसलिए सब अपना अपना बोरिया बिस्तर बांध लें। यह सुनते ही वहाँ सन्नाटा छा जाता है। चंपा आगे आकर कहती है कि बलवंत राव उनके लिए भगवान है और उनके बिना कहे वो यहाँ से एक कदम भी नहीं लेंगी। जिस पर कृष्णा गुस्से में बंका से कहता है कि ये कैसी औरतें हैं जिन्हें इस कीचड़ में रहने की आदत हो गई है। यह सुनकर एक औरत कृष्णा के पास आती है और उसे अपनी कहानी सुनाने लगती है। वो कहती है कि मैं 15 साल की थी जब मेला देखने गई थी। मेरे अपनों ने ही मुझे अगवा किया और मुंबई के रेड लाइट एरिया में बेच दिया। पुलिस ने तो मुझे बचा लिया, लेकिन जब मैं घर लौटी तो मेरे ही परिवार ने मुझे अपनाने से इनकार कर दिया, क्योंकि इससे उनकी समाज में बेइज्जती होती। अब तुम बताओ इसमें मेरी क्या गलती थी। समाज के ये शरीफ लोग यहाँ आकर सिर्फ अपने कपड़े नहीं उतारते, बल्कि अपनी शराफत का वो झूठा नकाब भी उतार देते हैं जो वो दुनिया के सामने पहनकर घूमते हैं। ये अल्फाज कृष्णा के दिल को चीर कर रख देते हैं। उसके पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन अपने पिता के लिए उसके दिल में नफरत और गहरी हो जाती है। उसने बलवंत राव से बात करना पूरी तरह बंद कर दिया था, क्योंकि उसे लगता था कि उसके पापा कितना घिनौना काम करते आए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कृष्णा को अब सबसे बड़ा डर इस बात का था कि अगर मित्रा को इस कोठे के बारे में पता चला तो वो हमेशा के लिए उसे छोड़ देगी, क्योंकि वो तो काफी इज्जतदार घर से आती है और उसके दादा का काफी नाम चलता है। इसलिए इन सबसे छुटकारा पाने के लिए वो एक दलाल के जरिए उस इलाके के एक गुंडे दुर्गा राव से मिलता है। असल में दलाल ने कृष्णा को पट्टी पढ़ाई थी कि दुर्गा राव इमोशनल कहानियों पर जल्दी पिघल जाता है। तो कृष्णा दुर्गा राव के सामने फैमिली सेंटीमेंट की एक झूठी और मनगढ़ंत कहानी सुनाता है, जिस पर तो दुर्गा राव पिघल कर लॉज खरीदने को तैयार हो जाता है। लेकिन वो कहता है कि इलेक्शन के बाद वो पैसा दे देगा, तब तक कृष्णा को इस प्रॉपर्टी की देखरेख करनी होगी। इस पर कृष्णा को लगता है कि चलो मामला कुछ दिन के लिए सेट हो गया, इसलिए डील हो जाती है। लेकिन अगले ही दिन एक नई आफत आ जाती है। मित्रा का फोन आता है और वो कहती है कि मुझे शहर में एक ऐसी जगह का पता चला है जहाँ औरतों से गलत काम करवाए जाते हैं। मैं एनजीओ की तरफ से वहाँ छापा मारने जा रही हूँ, तुम भी साथ चलो ना। अब कृष्णा नाम पूछता है तो जगह का नाम सुनते ही कृष्णा के तोते उड़ जाते हैं। वो जगह उसी का लॉज था। तब वो तुरंत बंका को फोन मिलाता है और कहता है कि कुछ भी कर, लेकिन मित्रा के पहुँचने से पहले सब कुछ बदल दे। जिसके बाद जब मित्रा और कृष्णा वहाँ पहुँचते हैं तो लॉज का नक्शा ही बदल चुका था। बंका ने रातों रात नेचर थेरेपी सेंटर का बोर्ड लगा दिया था और जो औरतें वहाँ काम करती थी वो अब मरीजों की मालिश करने वाली थेरेपिस्ट बन गई थी और युवान वहाँ का नेचर डॉक्टर बनकर बैठा था। तब मित्रा ये सब देखकर शांत हो जाती है कि अरे ये तो कोई गलत काम नहीं कर रहे। ये कहकर वो लौट जाती है, जिससे कृष्णा की जान में जान आती है। अब कृष्णा इन सब के बाद शांति से बैठा ही था कि अगली सुबह मित्रा का फिर से फोन आ जाता है। वो बताती है कि वो एनजीओ के स्कूल के बच्चों को लेकर थेरेपी सेंटर आ रही है ताकि बच्चे वहाँ से कुछ अच्छी चीजें सीख सके। यह सुन कृष्णा पूरी तरह घबरा जाता है कि अगर बच्चे वहाँ गए तो सच छुप नहीं पाएगा, इसलिए वो भागता हुआ लॉज पहुँचता है और मित्रा को दरवाजे पर ही रोक लेता है। यहाँ कृष्णा को एहसास हो जाता है कि अब झूठ की दीवार और खड़ी नहीं की जा सकती, इसलिए भारी मन से वो मित्रा को वो कड़वा सच बता देता है कि ये कोई थेरेपी सेंटर नहीं बल्कि उसके पिता का कोठा है, जिसका मालिक अब वो खुद है। यह सुनते ही मित्रा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसकी आंखों में कृष्णा के लिए केवल नफरत और घिन थी। वो कृष्णा के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारती है और बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद तो मित्रा अब उसे मिलती ही नहीं और कृष्णा और मित्रा दोनों ही एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे और दूर रहना भी इनके लिए नामुमकिन सा हो रहा था। फिर कुछ दिनों बाद मित्रा कृष्णा को बुलाती है और एक शर्त रखती है कि मेरा परिवार बहुत संस्कारी है, मेरे दादा की बहुत इज्जत है। अगर तुम ये गंदा धंधा छोड़कर कोई शरीफों वाला काम शुरू करो तभी मैं अपने घर वालों से तुम्हारी बात कर सकती हूँ ताकि हमारी शादी हो पाए। जिस पर कृष्णा उसकी खातिर ये शर्त मान लेता है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसी शाम चंपा का फोन आता है कि लॉज में एक बहुत बड़ा बखेड़ा हो गया है। तब कृष्णा पहले तो जाने से मना कर देता है, लेकिन जब चंपा कहती है कि अगर वो नहीं आया तो बीमार बलवंत राव को बुलाना पड़ेगा तो कृष्णा मजबूरन वहाँ पहुँचता है। फिर अंदर जाकर वो जो देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। लॉज के कमरे में एक बूढ़े कस्टमर की लाश पड़ी थी और उसे हार्ट अटैक आया था। ये देख कृष्णा पसीने में डूब जाता है। तभी उस पर मित्रा का कॉल आता है। असल में मित्रा को शक था कि कृष्णा ने उसे झूठ बोला है और वो फिर से लॉज के बाहर खड़ी थी। इन सब के कारण कृष्णा बुरी तरह फंस चुका था। तब वो मित्रा को अंदर बुलाता है ताकि वो खुद देख ले कि वो यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं बल्कि इस मुसीबत के चलते आया है। तब मित्रा नाक सिकोड़ते हुए
से अपना मुंह बनाकर अंदर आती है। फिर कृष्णा उसे उस कमरे में ले जाता है जहाँ वो लाश पड़ी थी और लाश का चेहरा देखते ही मित्रा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो लाश किसी और के नहीं बल्कि मित्रा के आदर्श दादाजी की थी, जिनकी दी हुई सीख पर मित्रा अपना एनजीओ चलाती थी और वो उन्हें अपना हीरो मानती थी। ये सब पता चलते ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। मित्रा का संस्कारी परिवार, उसके महान दादाजी, सबकी असलियत उस गंदे बिस्तर पर बेनकाब हो चुकी थी। अब मामला केवल कृष्णा की इज्जत का नहीं था, मित्रा के परिवार की इज्जत भी दांव पर थी। तब ये सब देखकर मित्रा गिड़गिड़ाती है कि किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि दादा की मौत इस कोठे में हुई है, वरना उनका पूरा खानदान मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। फिर काफी सोचने के बाद तय होता है कि रात के अंधेरे में जब आसपास की दुकानें बंद हो जाएंगी तो लाश को चुपके से कार की डिग्गी में डालकर मित्रा के घर ले जाया जाएगा। अब रात होती है और वो लोग लाश को बाहर निकालने की तैयारी कर ही रहे होते हैं कि बाहर से नारेबाजी की आवाज आने लगती है। तब मित्रा छुपकर बाहर देखती है तो उसके पसीने छूट जाते हैं। बाहर उसके पापा अपनी पूरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ लॉज को बंद करवाने के लिए धरना दे रहे थे। दरअसल इलेक्शन आने वाले थे और दादाजी के कारण ही मित्रा के पापा को एमएलए का टिकट मिला था। जनता के वोट बटोरने के लिए वो इस इलाके का मसीहा बनने का नाटक कर रहे थे। अब अंदर दादाजी की लाश, ऊपर से बेटी भी वहीं मौजूद और बाहर खुद मित्रा के पापा मीडिया के सामने तमाशा कर रहे हैं। इस पर कृष्णा और बंका को कोई रास्ता नहीं सूझता। तब चंपा कहते कि इस मुसीबत से केवल एक ही इंसान बाहर निकाल सकता है और वो है बलवंत राव। जिसके बाद हार कर बीमार बलवंत राव को वहाँ बुलाया जाता है। फिर पूरी बात समझने के बाद बलवंत राव अकेले बाहर आते हैं और सीधे मित्रा के पापा के कान में पूरी सच्चाई बता देते हैं। अब ये नेताजी पूरी सच्चाई सुनने के बाद तो पूरी तरह हैरान थे और उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फिर वो तुरंत प्रदर्शन खत्म करवा कर अपने लोगों को वहाँ से हटाते हैं ताकि उनके पापा की लाश को इज्जत से घर पहुँचाया जा सके। जिसकी अगली सुबह बलवंत राव और कृष्णा मित्रा के घर पहुँचते हैं और मित्रा के पापा यानी नेताजी बेचैनी से लाश का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि लाश लाने की जिम्मेदारी कृष्णा की थी और उनका प्लान था कि वो पब्लिक के सामने रोने का नाटक कर सकें, क्योंकि अपने बाप की मौत पर रोएंगे तभी तो पब्लिक सेंटीमेंट में आकर वोट देगी। तभी बलवंत राव यहाँ हाथ जोड़कर कहते हैं कि नेताजी एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, आपके पिताजी की लाश तो किडनैप हो गई। ये सुन तो नेताजी के होश उड़ जाते हैं। दरअसल पिछली रात उसी इलाके का आशिक युवान चंपा को किडनैप करने लॉज में घुसा था, लेकिन अंधेरे में गलती से वो चंपा की जगह बोरी में लिपटी दादाजी की लाश को उठाकर ले गया। और जब युवान को पता चला कि उसने क्या किया है तो उसने शर्त रख दी कि 2 दिन में मेरी सगाई है, अगर बलवंत राव मेरे गुंडे बाप दुर्गा राव को मेरी और चंपा की शादी के लिए मना ले तभी मैं ये लाश वापस करूंगा। ये सब जानने के बाद तो नेताजी आग बबूला हो जाते हैं, क्योंकि दुर्गा राव उनका कट्टर सियासी दुश्मन था। इसके बाद मित्रा के पापा बलवंत राव को अल्टीमेटम देते हैं कि अगर 2 दिन में लाश नहीं मिली तो वो लॉज पर बुलडोजर चलवा देंगे। जिसके बाद ये लोग काफी दिमाग चलाते हैं और हम देखते हैं कि अब कृष्णा, बलवंत राव, मित्रा, बंका और लॉज की सारी औरतें एक संस्कारी परिवार का नाटक रचकर दुर्गा राव की हवेली में पहुंच जाते हैं। कृष्णा एक बार फिर अपनी बातों का जादू चलाता है। वो लॉज की औरतों को अपनी बहनें और बुआ बताता है और यहाँ उसके बेटे के लिए रिश्ते की बात करने लगता है। तब दुर्गा राव इस पारिवारिक प्यार से इतना इम्प्रेस होता है कि शादी के लिए मान जाता है और वो कहता है कि जब तक शादी नहीं होती ये पूरा परिवार यहीं हवेली में हमारे साथ रहेगा। यानी कृष्णा तो यहाँ फंस गया था। खैर इसके बाद हवेली में रहने के दौरान लॉज की औरतें चुपके दादाजी की लाश ढूंढने में लगी रहती हैं ताकि लॉज को बुलडोजर से बचाया जा सके। फिर एक रात कृष्णा युवान के साथ बैठकर शराब पी रहा था तो युवान बताता कि वो आज भी अपने बाप दुर्गा राव से बहुत डरता है। तो कृष्णा नशे में कहता है कि मैं भी अपने बाप से बहुत प्यार करता था, लेकिन जब से मुझे उनके इस गंदे धंधे का पता चला है मुझे उनसे नफरत हो गई है। हालांकि कृष्णा को पता नहीं था कि दरवाजे के पीछे से खड़े होकर उसके पापा ये सब सुन रहे थे। यहाँ बलवंत राव अपने बेटे के मुंह से नफरत भरे शब्द सुनकर पूरी तरह टूट जाते हैं और वो वहाँ से चुपचाप निकल लेते हैं। जिसके बाद अगली सुबह चंपा युवान से मिलने आती है और युवान उसे दिल की बात बताता है कि वो अपनी जिंदगी से हार चुका था और मरना चाहता था। मरने से पहले वो अपनी कुछ अधूरी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए लॉज आया था, जहाँ उसने चंपा को देखा और चंपा ने उसे जीने की नई उम्मीद दी थी। इसलिए आगे युवान कहता है कि अगर वो उससे शादी करना नहीं भी चाहती तो वो लाश वापस कर देगा। चंपा पर कोई दबाव नहीं है। इस पर चंपा युवान की सच्ची मोहब्बत को देखकर पिघल जाती है और खुशी खुशी शादी के लिए हाँ कर देती है। फिर सगाई का दिन आता है और लॉज की औरतें घर की महिलाओं की तरह सारे रीति रिवाज निभा रही थी। उनका ये सलीका देखकर कृष्णा भी हैरान हो जाता है कि इन्हें ये सब आता है। तब एक औरत कृष्णा से कहती है कि हम कोई दूसरे ग्रह की एलियन नहीं है, हम भी इसी समाज का हिस्सा हैं, बस हमारी किस्मत हमसे रूठ गई थी इसलिए हमें कोई एक्सेप्ट नहीं करता। तभी हवेली में पुलिस का सायरन बजता है। इलाके का पुलिस इंस्पेक्टर प्रताप वहाँ पहुँचता है। उसे देखते ही औरतों के चेहरों पर हवाइयाँ उड़ जाती हैं। सबको लगता है कि अगर प्रताप ने दुर्गा राव को इनका सच बता दिया तो यहाँ पर खून की नदियाँ बह जाएंगी। तभी प्रताप स्टेज पर आता है, लेकिन वो कुछ कहता नहीं बल्कि वो युवान और चंपा को बधाई देता है और चुपचाप वहाँ से जाने लगता है। तब कृष्णा हैरान होकर उसके पीछे आता है और पूछता है कि आप तो इनका सच जानते हैं, फिर आपने कुछ क्यों नहीं कहा? तो प्रताप एक गहरी सांस लेता है और कहता है क्योंकि तू अपने बाप का सच नहीं जानता। यहाँ प्रताप बताता है कि वो खुद इस
इसी लॉज में पली बड़ी एक बेसहारा औरत का बेटा है। अगर बलवंत राव उसे इस माहौल से निकाल कर बाहर पढ़ने के लिए पैसे नहीं भेजते तो आज वो अफसर नहीं बल्कि एक सड़क छाप गुंडा होता। फिर प्रताप कृष्णा की आंखों में देखकर कहता है, जाकर अपनी दादी से पूछ कि बलवंत राव ये लॉज क्यों चलाता है। ये सुनकर तो कृष्णा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसके पिता तो उसके लिए पापी थे। फिर कृष्णा भागता हुआ अपनी दादी के पास पहुंचता है कि दादी मुझे सच जानना है। तो दादी कृष्णा को सब सच बताना शुरू करती हैं। वो कहते कि तुम्हारे दादाजी यानी बलवंत राव के पापा एक नंबर के शराबी और जुआरी थे। एक रात वो इस लॉज में आए, उनके पास अय्याशी के पैसे नहीं थे, तो उन्होंने अपने ही छोटे से बच्चे बलवंत राव को इन औरतों के पास गिरवी रख दिया और कहा कि कल पैसे देकर इसे ले जा लूंगा। लेकिन फिर वो कभी वहाँ आए ही नहीं। ये कहते हुए दादी फुट फुट कर रोने लगती हैं। आगे वो बताते हैं कि इस लॉज की उन्हीं गंदी औरतों ने अपना पेट काट कर बलवंत राव को पाला पोसा और मैं भी उन्हीं औरतों में से एक हूँ। बलवंत ने कई शरीफ काम करने की कोशिश की, लेकिन उसे हर जगह धोखा मिला। वो ये लॉज इसलिए नहीं चलाता कि उसे शौक है, बल्कि इसलिए चलाता है ताकि अनाथ औरतें समाज के भेड़ियों से महफूज रह सकें। अगर वो ये जगह बंद कर देगा तो ये औरतें सड़क पर आ जाएंगे और समाज के इज्जतदार लोग उन्हें नौच खाएंगे। ये सुनकर तो कृष्णा पागल ही हो जाता है कि जिस पिता को मैं मुजरिम समझ रहा था, असल में वो तो एक मसीहा थे जो दुनिया की गालियाँ सुनकर भी उन औरतों को बचा रहे थे जिन्हें सब लोग कुचलना चाहते हैं। इसके बाद कृष्णा रोते हुए अपने पापा के पैरों में गिर पड़ता है। तब बलवंत राव उसे सीने से लगा लेते हैं और कहते हैं कि बेटा अगर तुझे ये काम पसंद नहीं तो तू इसे बेच दे, कोई कुछ भी नहीं कहेगा। लेकिन कृष्णा बदल चुका था। वो फैसला करता है कि वो ये लॉज बेचेगा नहीं। लेकिन अब यहाँ जो काम होता है वो नहीं होगा, बल्कि कृष्णा के दिमाग में कुछ और आइडिया था। फिर सारा काम निपटने के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है और लाश नेताजी को सौंप दी जाती है, जिसके कुछ महीनों बाद कृष्णा उसी लॉज की बिल्डिंग को पूरी तरह से बदलकर एक वृद्ध आश्रम बना देता है। अब लॉज की वो औरतें बेबस नहीं थी। वो यहाँ सम्मान के साथ उन बुजुर्गों की देखभाल करती हैं जिनके बच्चे विदेश में सेटल हो गए हैं और उन्हें लावारिस छोड़ गए हैं। इसके बाद मित्रा उसके सेंटर में कृष्णा से मिलने आती है और कृष्णा उससे पूछता है कि तुम्हारे वो संस्कारी पापा हमारी शादी के लिए कैसे मान गए। तो मित्रा मुस्कुराते हुए जवाब देती है कि मैंने पापा को सीधा कह दिया कि अगर उन्होंने हमारी शादी नहीं करवाई तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दूंगी कि दादाजी की मौत असल में कौन से बिस्तर पर हुई थी। ये सुनकर कृष्णा हंसने लगता है और ये मूवी यहीं पर खत्म होती है।